बढ़िया एकदम। क्या चल रहा है? अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी याद है? इधर उधर नहीं, इधर। किसकी बात कर रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी। बताओ किसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी? विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या करेंगे मित्रों? जीवों के आनुवांशिक संगठन में परिवर्तन कर उसको क्या करेंगे? मानव के लिए उपयोगी बनाएंगे। उसको क्या कहेंगे अपन? बायोटेक्नोलॉजी। देखो इधर। अरे क्यों बातें कर रहे हो? कहाँ दिक्कत हो रही है? अच्छा इधर देखो, हमने कहा था बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा प्रयोग किसमें होता है वर्तमान में? जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीनों का आदान प्रदान। और आदान प्रदान करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? डीएनए पुनर्योजन विधि। कौन सी विधि मित्रों? डीएनए रिकॉम्बिनेंट मेथड। और इसके अंदर एक तो क्या हो जाएगा? यात्री डीएनए होता है, पैसेंजर डीएनए, ये आपको बोला इच्छित जीन। दूसरा इसके अंदर होता है बेटा वाहक, जिसको हमने कहा वेक्टर। और तीसरे इसके अंदर उपयोग में आए जाते हैं एंजाइम, जिसमें से हमने वाहक डीएनए के, यात्री डीएनए के बारे में बात कर ली, वाहक के बारे में बात चल रही थी। और इसमें मैंने आपसे बताया कि वाहक के रूप में हम लोग विभिन्न अलग अलग प्रयोग में लेते हैं औजार, जिसमें सबसे पहला था प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? देखो मित्रों, बैक्टीरिया जितने भी होते हैं, कौन से जीव? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवाणु। जीवाणु के अंदर मुख्य आनुवांशिक पदार्थ होगा। इसके अलावा जीवाणुओं के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ और होता है गोलाकार, जिसको कि नाम दिया गया है प्लाज्मिड। ये मित्रों मुख्य डीएनए हो गया जो इसके आनुवांशिक गुणों को कंट्रोल करता है। इस मुख्य डीएनए के अलावा अतिरिक्त डीएनए होता है, अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होता है जो गोलाकार होगा, जिसकी क्षमता लगभग 5 से 10 किलोबाइट, जिसको हम कहते हैं केबी, इसकी आकार क्षमता होती है। और ये जीन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है, और इसको कहा जाता है प्लाज्मिड। क्या कहते हैं बेटा? प्लाज्मिड एक्स्ट्रा गुणसूत्रीय पदार्थ होता है, या कहते हैं जीवाणु में मुख्य डीएनए के अलावा अतिरिक्त डीएनए होता है जो गोलाकार पदार्थ होता है, जिसको हमने कल कहा भी था अतिरिक्त डीएनए या अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ भी कहते हैं। और इसकी खोज का श्रेय जाता है, वैज्ञानिक का नाम है लेडरबर्ग। क्या नाम है बेटा? लेडरबर्ग। तो बताओ प्लाज्मिड किस में पाया जाता है? जीवाणुओं में। क्या होता है प्लाज्मिड? जीवाणुओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ जो जीन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। इसके आधार यहाँ जीन जोड़ करके इसको अगले आगे आगे जीवों में प्रवेश करवा के क्या करते हैं? नया गुण उत्पन्न करते हैं। याद करो, सबसे पहले इच्छित जीन थी। कैसे मित्रों? जैसे मैंने आपसे कहा था कि इसका सबसे पहले प्रयोग जो किया था, प्रयोग करने वाले साइंटिस्ट का नाम है पॉल बर्ग। और पॉल बर्ग ने डीएनए रिकॉम्बिनेंट विधि से इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किया। तो इन्होंने क्या किया मित्रों? सबसे पहले हमारे मनुष्य के अंदर ये मान लो कोशिका हो गई, इस कोशिका में से उस जीन को बाहर निकाला जो जीन क्या बनाती है बेटा? इंसुलिन। क्या बनाती है? इंसुलिन। इंसुलिन बनाने वाले इस जीन को अलग किया, तो इस चीज जीन हो गई। फिर उन्होंने क्या किया? एक जीवाणु लिया, जिस जीवाणु का नाम क्या है? ई कोलाई। क्या नाम है बेटा? ई कोलाई। ई कोलाई जीवाणु को लिया, और इस जीवाणु के अंदर मुख्य डीएनए होगा, इसके अलावा एक गोलाकार डीएनए जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। फिर उन्होंने एक एंजाइम काम में लिया जिसका नाम है लाइसोजाइम। क्या नाम है बेटा? लाइसोजाइम। इससे क्या किया? इसकी कोशिका भित्ति को गोला,
और घोल करके बाहर निकाला, किसको बेटा? प्लाज्मिड को। यहां से डीएनए की कैंची, एक एंजाइम है जिसको क्या कहा जाता है? डीएनए कैंची, जो डीएनए को काटने का काम करता है। उसके द्वारा इस जीन को काटा और काट करके जीन को अलग किया। ये प्लाज्मिड अलग कर दिया, ये जीन अलग किया। फिर क्या किया बेटा? इस प्लाज्मिड के साथ यहाँ जीन को जोड़ दिया। जोड़ के बाद यहाँ चिपकाने के लिए एंजाइम काम में लिया, उसको नाम दिया जाता है लाइगेज। तो लाइगेज एंजाइम की सहायता से क्या किया मित्रों? जोड़ दिया। जो जोड़ने का काम फेविस्ट्री का काम करता है। इसके बाद इसको वापस किसके अंदर डाल दिया? इस किसके अंदर बेटा? इस ई कोलाई के अंदर। अब बताओ, ये ई कोलाई बैक्टीरिया चेंज हुआ कि नहीं हुआ? इसमें नई जीन डाली कि नहीं डाली? और ये जीन क्या करेगी? किसका निर्माण करती थी? इंसुलिन का। अब इस यहाँ पर भी किसका निर्माण कर लेगी? इंसुलिन का। अब ऐसे ऐसे इस बैक्टीरिया के जो हमने चेंज किया और नया बैक्टीरिया बना दिया जिसके अंदर इंसुलिन उत्पन्न करने की क्षमता हो गई, अब इसके अंदर क्या करेंगे? इसके करेंगे विभाजन, और ऐसे ऐसे हजारों लाखों करोड़ों बैक्टीरिया बनाएंगे और उस बैक्टीरिया की बनाएंगे प्रतिलिपियां। क्या बना देंगे बेटा? फोटोकॉपी। फिर इससे हो जाएगा उत्पादन, और किसका उत्पादन हो जाएगा बेटा? इंसुलिन का। तो बताओ, ये मानव के लिए उपयोगी हुआ कि नहीं हुआ? इसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? आनुवांशिक संगठन में परिवर्तन किया कि नहीं किया? ये कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी, ये कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। आया समझ में? तो इच्छित जीन जो हमें काम में लेना है वो जीन हो गई, जिसमें डालना है वो जीव हो गया, उसका प्लाज्मिड हो गया, उसके ऊपर जोड़ दिया और जीव में ट्रांसफर कर दिया। आया समझ में कुछ? कल मैंने नाम नहीं लिखे थे, सीधा विधि बताई थी, भाई किसी का भी काम में उपयोग लिया जा सकता है। आज थोड़ा सा नाम लेके समझा दिया। आया समझ में? तो इस तरह से इसकी फोटोकॉपी बनाएंगे तभी तो उत्पादन बनेगा। तो इस जीव की फोटोकॉपी करके उत्पादन करेंगे। ये कहलाता जीनों का आदान प्रदान, डीएनए रिकॉम्बिनेंट। और इसमें वाहक के रूप में किसका प्रयोग हुआ? प्लाज्मिड का। तो इसमें क्या क्या चाहिए? एक तो इच्छित जीन जो हमें काम में लेना है, एक जीव जिसमें हमें डालना है, एक वो उसका हो गया वाहक, तो हो गया वाहक दो, एक हो गया एंजाइम जो काटने, घोलने और जोड़ने में काम आएंगे। तो तीन मुख्य इसके अंदर औजार कह दो आप जो काम में आते हैं। तो हमने सबसे पहले यात्री जीन के बारे में लिख दिया कि वह जीन जिसका हमें उपयोग लेना है, वाहक के रूप में लिखा, जिसके ऊपर जीन को ट्रांसफर करने के लिए आधार सतह चाहिए, वाहक के रूप में काम में लेते हैं। तो पहला वाहक क्या लिखा? प्लाज्मिड। दूसरा वाहक का नाम लिखो। पहला हो गया प्लाज्मिड। वाहक में किस किस का प्रयोग करते हैं? तो एक तो हमने लिखा प्लाज्मिड। दूसरा लिखो, नाम लिख दो बेटा। दूसरा काम में लेते हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा? वाहक की, या हम क्या कहते हैं? वेक्टर की। तो वेक्टर के रूप में किस किस का प्रयोग लिया जाता है? कभी प्रश्न आ जाए इनमें से कौन वेक्टर वाहक है? तो पहला उत्तर क्या हो जाएगा? प्लाज्मिड। दूसरा क्या होगा बेटा? लिखो बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज। दूसरा लिखो बैक्टीरियोफेज। दूसरा वाहक जो हमें काम में लेते हैं वो होगा बेटा बैक्टीरियोफेज। तो पहला एक तो वाहक क्या हो जाएगा? प्लाज्मिड। दूसरा क्या हो जाएगा? बैक्टीरियोफेज। अच्छा, सबसे पहले प्लाज्मिड क्या होता है? तो जीवाणु में पाया जाने वाला मुख्य डीएनए के अलावा एक अतिरिक्त डीएनए होता है। कोई दिक्कत? याद रह जाएगा? तो उसी तरह से आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर बैक्टीरियोफेज क्या है? बेटा ये ऐसे वायरस होते हैं जो डीएनए, जो किसी दूसरे बैक्टीरिया को, जीवाणु को संक्रमित करते हैं उसके अंदर जाकर के, उनको नाम दिया गया है बैक्टीरियोफेज। तो इसका भी अगर हम जीन जोड़ के डालेंगे तो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जा सकता है। तो पहले तो लिखो बैक्टीरियोफेज की परिभाषा। लिखो वे वायरस जो किसी जीवाणु कोशिका को, बैक्टीरियल सेल को, जीवाणु कोशिका को
जीवाणु कोशिका को संक्रमित करते हैं। जीवाणु कोशिका को संक्रमित करते हैं। किसी दूसरी जीवाणु कोशिका को क्या करेंगे बेटा? संक्रमित। उसको क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोफेज। और इनका भी उपयोग किसके रूप में करते हैं? वाहक के रूप में। तो अजय मैंने कौन सा वाहक है कौन सा नहीं है तो आपको नाम याद होना चाहिए। तीसरा लिखो कॉस्मिड। तीसरा जो वाहक के रूप में अपन काम में लेंगे वो हो जाएगा बेटा जी कॉस्मिड। 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 तो याद रखना वाहक के रूप में किसका प्रयोग होता है? एक प्लाज्मिड, दूसरा बैक्टीरियोफेज, तीसरा कॉस्मिड। कॉस्मिड का निर्माण किससे होता है बेटा? प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज को मिलाकर बनाया गया कहलाता है कॉस्मिड वाहक जो हमें बनाया। लिखो प्लाज्मिड व बैक्टीरियोफेज, प्लाज्मिड व बैक्टीरियोफेज को मिलाकर कॉस्मिड का निर्माण किया जाता है। को मिलाकर बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड को मिलाकर कॉस्मिड का निर्माण किया जाता है। कॉस्मिड का निर्माण। चौथा लिखो। चौथा, हाँ भाई बोलो। फोर्थ लिखो तो फिर नहीं बोलो तो लिखो बाक। BAC। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और चौथा लिखो याक। सॉरी शक्तिमान पांचवा। कोई दिक्कत नहीं, मैंने नंबरिंग पे ध्यान नहीं दिया। इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? पड़ेगा तो पढ़ने दो। गजब, ये दुनिया बड़ी लुटेरी है, कोई काम की नहीं है। हैं? सही बोला मैंने? हाँ बेटा, हाँ इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है। अच्छा यूं है क्या? नाराजगी है क्या? फुल भयंकर वाली? दूर करेंगे हैं? भाई मैंने कह दिया दूर करेंगे मतलब करेंगे, ठीक है? कब? आखिर वो दिन आने दो, हम आपको खाना भी खिलाएंगे। हाँ ठीक है, नहीं बैठेगा, अलग होना चाहिए। चलो तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत विचार किया जाएगा, ठीक है? चलो इधर। अरे बस मैंने हाँ कहा तो कुछ सोच समझ के ही कहा है, टेंशन ना ले। इधर वही फिर बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो अपना काम है हंसते खेलते थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आराम से इनको याद करना, यही है ना? हाँ नहीं वो इनकी मर्जी है, मैं नहीं कह सकता इस बारे में। चलो इधर देखो, आप बातें करो मोटी मोटी। देखो इधर, इधर उधर नहीं, इधर बेटा। प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड, बाक और याक, ये सब क्या है? ये सब वाहक है। क्या वाहक है? ये सब क्या है बेटा? वेक्टर। तो प्रश्न आ जाए इनमें से कौन सा वेक्टर के रूप में, वाहक के रूप में उपयोग होता है और किसका नहीं होता है?
तो आपको कौन कौन से वाहक है सबके नाम मैंने लिखा दिए। एक काम करो, इन सब के नाम लिखो। कैसे, चलो एक मिनट, ये सब आपने लिख दिया ना वैसे भी, तो मैं थोड़ा सा अपना काम आसान करता हूं। यहां तो हो गया वाहक, तो इधर तो हो जाएगा वाहक वेक्टर, और सामने लिख देंगे इनका आकार। क्या लिख देता है बेटा? आकार। और आकार किस में लिखते हैं? केबी। केबी मतलब समझ गए ना, किलो बाइट में। प्लाज्मिड का हो जाएगा 5 से 10, बैक्टीरियोफेज का हो जाएगा 9 से 23, कॉस्मिड का हो जाएगा लगभग 20 से 30। लिखो, आकार लिखो ना, सारणी बनाओ वापस नहीं। क्या गलत बात? क्या गलत बात है? क्या हुआ? लिख दिया 5 से 10, 9 से 23, 30 से 40 लिखो। इसका कॉस्मिड बड़ा होगा, 30 से 40 केबी के आसपास होगा, है भाई? हाँ, अच्छा ये लिखा नहीं क्या? 50 से 300 और 1000 से 2500। अब बेटा ये क्यों लिखा है बताऊं? प्रश्न आता है इनमें से वाहक का बढ़ता क्रम बताइए, बढ़ता क्रम बताइए आकार के आधार पर। तो बढ़ता बढ़ता क्रम कब करेंगे? जब हमें याद होगा। तो सबसे छोटा कौन हुआ और बड़ा कौन हुआ? याक। याक का पूरा नाम लिखा दिया मैंने, यस्ट का आर्टिफिशियल मानव निर्मित, और बैक्टीरिया का मानव निर्मित क्रोमोसोम। आर्टिफिशियल हो गया। तो ये वाहक के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। लिख दिया होगा आप लोगों ने अच्छे से? लिखा नहीं सर? तो मैंने क्या पढ़ाया थोड़ा बहुत तो याद है ना? जीन हो गई याद, उदाहरण देखिए मैंने आपको समझा दिया। वाहक हो गए, तो अब किसकी बारी होगी? एंजाइम्स की। तो लिखो एंजाइम। एंजाइम। तभी मैंने कहा ये पूरी क्लास उदास उदास कैसे नजर आ रही है, ना कोई हलचल ना कोई बात। एंजाइम के घर जाने की खुशी है? एंजाइम हो सके 5 दिन की छुट्टियां जो। अच्छा, दिक्कत ये है, गांव जाए तो दिक्कत, खेत तैयार है वेट कर रहा है, और नहीं जाए तो दिक्कत, यहाँ क्या करेंगे? अच्छा चलो इधर लिखो एंजाइम्स। लिखो बेटा, डीएनए आदान प्रदान के लिए, डीएनए आदान प्रदान के लिए डी एंजाइम के अंदर लिखो एक लाइन, एंजाइम ई नहीं होता बेटा, इंजाइम थोड़ी होता है। इंग्लिश में ये होगा एंजाइम। इंग्लिश में अलग है, हिंदी में एंजाइम होते हैं। चलो लिखो, बस बस लिखो, डीएनए आदान प्रदान के दौरान, हाँ आदान प्रदान के लिए एक ही बात है, आदान प्रदान के लिए डीएनए पुनर्योजन विधि में, डीएनए पुनर्योजन मेथड विधि में, डीएनए पुनर्योजन विधि में निम्न एंजाइम का उपयोग करते हैं। निम्न एंजाइम का उपयोग करते हैं। बेटा मैं एकदम बेसिकली पढ़ा रहा हूं, जो अपने एलडीसी के लायक है, इतना तो याद कर लोगे ना? हाँ, इसमें 2-4 एंजाइम लिखते हैं। पहला लिखो नंबर 1 लाइसोजाइम। लाइसोजाइम
पहला लिखो बेटा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, पहले एंजाइम का नाम लिखो लाइसोजाइम। लिखो इसका काम कोशिका भित्ति को घोलना, डिसॉल्व ऑफ सेल वॉल। किसी का नहीं, हे भगवान, क्या किसी का? अरे बेटा कोशिका, कोशिका भित्ति को घोलना। क्या सर किसी का? लो, लाइसोजाइम। एक लिखो बेटा लाइजिंग, लाइजिंग एंजाइम। ये भी सेल वॉल डिसॉल्व करेगा, कोशिका भित्ति को घोलना है। एक ही काम है बेटा, यही तो बोला मैंने। क्या बोला आपने, क्या बोला है? लिखो अगला एंजाइम लाइगेज। लाइगेज, बताओ लाइगेज क्या करता है? डीएनए के टुकड़ों को जोड़ता है। लिखो डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। डीएनए खंडों को जोड़ने का काम। बस लाइगेज समझ में आ गया? याद ही आपको वैसे पहले से। लाइसोजाइम, लाइजिंग, लाइगेज। अगला लिखो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। लिखो, रुक जाओ, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को सिरों के अलावा, सिरा मतलब समझ गए ना, एंड्स, सिरों के अलावा कहीं से भी काटता है। मतलब एंड से नहीं काटेगा, उसके अलावा आप कहीं से भी काट सकते हो जहां से आपको काटना है, बीच में से। सिरों के अलावा, एंड्स के अलावा काटता, एंड्स को नहीं काटेगा। तो लाइन समझ में आई ना? सिरों के अलावा कहीं से काटता। जैसे डीएनए है, अब हमें यहां से जीन काटनी है तो सिरों से नहीं काटेगा, बीच में से कहीं से भी आप इसको कट कर सकते। सिरों के अलावा कहीं से काटता है। अगला लिखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसी को कहते, दो होते डीएनए कैंची, एक ये और एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसको डीएनए कैंची भी कह सकते हो, काटता है, लेकिन कहां से काटेगा? सिरों के अलावा। दूसरा लिखो, हाँ क्या हुआ, लिख दिया क्या? तो अगला लिखो पांचवा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। लिखो डीएनए अणु को सिरों से काटता। एक मिनट लिखने दो इनको। बोलूं, नाम लिख दिया। डीएनए अणु को सिरों से काटता, एंड से। सिरों से काटता है।
एंड से काटेगा। तो डीएनए अणु को कहां से काटेगा? ये एंड से, सिरों से। और हाँ, एक्सोन्यूक्लियस श्रृंखलाओं को अलग करता है। लिखो अगला, यही बोल रहा था 6, एक्सोन्यूक्लियस। देखो बेटा, एक्सो न्यूक्लियस श्रृंखला को, डीएनए श्रृंखला को अलग करता है। ये लो, ये 6 एंजाइम मैंने आपको लिखाए हैं जो आवश्यकता के आधार पर उपयोग में लेते। डीएनए श्रृंखला को अलग करता, लिपटी हुई थी ना दोनों श्रृंखला, उनको क्या करेगा? ये अलग अलग। फिर हम इसको एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से काटेंगे। लिख दिया होगा? नहीं लिखा? कोई बात नहीं, लिख दो। लिख दिया सबने पीछे? इधर आओ, एक बार वापस डिस्कस करता हूं ताकि कोई दिक्कत हो तो वो क्लियर हो जाए। बेटा, बायोटेक का मेन आधार है जीन अभियांत्रिकी, और जीन अभियांत्रिका की मेन आधार है डीएनए पुनर्योजन विधि। और डीएनए रिकॉम्बिनेंट मेथड का प्रयोग किया था सबसे पहले पॉल बर्ग ने, और ई कोलाई के अंदर मैंने आपको बताया था इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किया। इसीलिए जीन अभियांत्रिकी का पिता माना जाता है पॉल बर्ग को। बेटा, सबसे पहले जब हमें कोई भी जीन हमने सेलेक्ट किया, यात्री डीएनए हमने सेलेक्ट किया, तो उसको उस जीव से अलग भी तो करना पड़ेगा, कोशिका से हटाना भी तो पड़ेगा, काटना भी तो पड़ेगा। डीएनए अगर जुड़ा हुआ है तो डीएनए की श्रृंखला अलग करके फिर जीन अलग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमें डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को अलग करेंगे, तो अलग करने का काम कौन करेगा? एक्सोन्यूक्लियस। फिर अगर वो जीन है वो अगर सिरे पे जुड़ी हुई है तो काम में लेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और बीच में जुड़ी हुई है तो काम में लेंगे एंडोन्यूक्लियस। यानी कि अंदर से कौन काटेगा? एंडो, और बाहर से कौन काटेगा? रेस्ट्रिक्शन एंडो। याद रह जाएगा? अंदर से काटना एंडोन्यूक्लियस, मतलब सिरों के अलावा, तो सिरों के अलावा तो अंदर ही हुआ बेटा, और सिरों से काटना तो काम में लेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अलग कर दी हमने जीन, ये तो हुई वो बात। देखो मित्रों, सबसे पहले जीन ली, जीन अगर बीच में जुड़ी हुई है तो एंडोन्यूक्लियस, सिरों से जुड़ा हुआ है तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी कि दोनों क्या हो गई? डीएनए की कैची। कर दी अलग, ये हो गई अलग। अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? वाहक की। किसकी जरूरत पड़ेगी? वाहक की जरूरत पड़ेगी। और वाहक के रूप में हम मान लो बैक्टीरिया को लेंगे, तो प्लाज्मिड को निकालना पड़ेगा वाहक। तो प्लाज्मिड को निकालने के लिए कोशिका भित्ति में बंद होता है, तो कोशिका भित्ति को क्या करना पड़ेगा? घोलना पड़ेगा। तो कोशिका भित्ति को घोल करके अलग करेंगे। तो घोलने के लिए काम में क्या लेंगे? या तो लाइसोजाइम या लाइजीन। घोल के बाहर निकाल दिया, यहां से डीएनए काट दिया। अब इसके ऊपर जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ने के लिए क्या काम में लेंगे? लाइगेज। और फिर इसको वापस इसके अंदर डाल देंगे, और डाल करके फिर इसकी क्या बनाएंगे? फोटोकॉपियाँ। तो इसका क्या होगा? उत्पादन। तो बताओ 3 चीज की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? इस चीज जीन की, वाहक की और एंजाइम्स की। तो ये टूल्स हो गए। इन तीनों को क्या बोले? टूल, औजार। औजार ही तो है एक तरह से, ये साधन जिसका उपयोग करके अपन डीएनए पुनर्योजन विधि अपनाते। तो ये इस तरह से कोशिका में जीन का आदान प्रदान करते हैं, जिसमें एंजाइम, वाहक और किसका उपयोग होता है बेटा? ये इच्छित जीन का। आया समझ में कुछ? करें आगे? तो ये हो गई बायोटेक का मेन आधार। अब हो जाएंगे बायोटेक के उपयोग। इन विधियों का उपयोग करके अपन क्या क्या करते हैं। तो लिखो बेटा, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। इसको बनाने की कहां जरूरत है? ये तो कल बना दिया ना।
बस वही है, बस थोड़ा रूप मैंने चेंज कर दिया। कल बनाया था ना ये, तो बस बनाया हुआ है। हाँ ये बनाया हुआ है, एंजाइम नहीं लिखे यूं, तो एंजाइम तो अब लिख दिए ना आज। लिखो जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक का उपयोग, यूज, बायोटेक का उपयोग। याद हुआ क्या कुछ कुछ? बताओ, कोशिका भित्ति को कौन खोलेगा? लाइसोजाइम। डीएनए खंडों को कौन जोड़ेगा? लाइगेज। डीएनए की श्रृंखला को अलग कौन करेगा? एक्सोन्यूक्लियस। सिरों से कौन काटेगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बीच में से कौन काटेगा? एंडोन्यूक्लियस। और कौन जोड़ेगा? लाइगेज। हो गए एंजाइम भी याद। मुख्य लिखा है मैंने, ज्यादा हाइपाई नहीं की, ताकि मेन चीज आ जाए और आपको याद रह जाए। वही शॉर्ट और सेलेक्टिव रखा है मैटर मैंने। नेक्स्ट, अब इसके उपयोग को पढ़ते हैं। उपयोग में क्या क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोपोरोसिस, क्लोनिंग, जीएम जेनेटिक मॉडिफाइड जीव, ठीक है ना, पीसीआर, डीएनए फिंगरप्रिंट। तो ये जो भी उपयोग है बायोटेक के, उन सब की अपन लिस्ट बना के पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, तो उपयोग हो जाएंगे और साथ में बायोटेक हो जाएगी। तो पहला उपयोग लिखो, नंबर 1 लिखो बेटा, जैव प्रौद्योगिकी का सबसे प्राचीन उत्पाद, सबसे प्राचीन उत्पाद, जैव प्रौद्योगिकी का, हाँ उपयोग लिखा, हेडिंग लगा दिया, फिर 1 नंबर लगा के लिख दो, सबसे प्राचीन उत्पाद। बताओ बेटा, बायोटेक से सबसे प्राचीन, बायो मतलब समझ गए ना, जीवों को मानव के लिए क्या बनाना? उपयोगी। तो बताओ, जीव को सड़ा करके सबसे पहले मनुष्य ने क्या बनाया? अल्कोहल। तो बायोटेक का सबसे प्राचीन उत्पाद किसको माना जाता है? अल्कोहल को। सीधा प्रश्न आता है, लिखो सबसे प्राचीन उत्पाद, डैश करके लिखो अल्कोहल। बायोटेक का सबसे प्राचीन उत्पाद कौन होगा बेटा? अल्कोहल। सबसे प्राचीन उत्पाद हो जाएगा अल्कोहल, लिख दिया होगा। नेक्स्ट लिखो बेटा, दूसरा, जीवों से विभिन्न, दूसरा उपयोग लिखो, विभिन्न अम्लों को प्राप्त करते हैं। जीवों से विभिन्न अम्लों को प्राप्त करते हैं। बताओ, जीवों से अम्ल प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे? पढ़ा भी आप लोगों ने। तो जीवों से विभिन्न अम्ल प्राप्त करते, ये भी तो बायोटेक ही हुआ, तकनीक के द्वारा अम्लों को अलग करना। जैसे बताओ, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है जो अलग करते हैं अपन? टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक। लिखो, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। और पालक में, पालक की पत्तियों में कौन सा अम्ल होगा बेटा? फॉलिक अम्ल। सेब में, सेब में कौन सा अम्ल जो अलग करते हैं? मैलिक अम्ल। बताओ, सब जीवों से ही तो प्राप्त हो रहे हैं। नींबू में, नींबू या संतरा में साइट्रिक, सिट्रिक कह दो या साइट्रिक कह दो। और इमली में, इमली में टार्टिक। और टमाटर में हो गया, पालक में हो गया, सेब में हो गया, नींबू में हो गया, संतरा में हो गया, इमली में हो गया। अंगूर में तो नहीं, लिखो दही में, अंगूर में टार्टिक ही होगा। दही में लिख दो, है बेटा? हाँ, सेब में मैलिक, नींबू में सिट्रिक, दही में लिख दो लैक्टिक। 1-2 लिखे बेटा, जीवों से हम प्राप्त करते रहते हैं, हमेशा करते हो ना? हाँ। अच्छा, दूध के बर्तन आपने कभी देखे क्या जिसमें दूध स्टोर करते हैं अक्सर? तो मान लो आप कहीं बैठे हो किसी के घर में
और कोई बर्तन आप उपयोग में लेते हो मान लो, और वो दूध का है, तो आप उसको देखते ही पहचान लोगे। कैसे पहचानोगे? उसमें एक अजीब सी गंध आएगी आपको, और उस गंध से अपन कह सकते हैं कि इसमें दूध स्टोर किया जाता है। तो वो अच्छा याद रखना, जिसमें अक्सर हम हमेशा दूध रखते हैं, भगोला हो चाहे दूध का बर्तन, वो अक्सर आपको पहले ही पता चल जाएगा दूध का बर्तन है। उसमें एक अजीब सी आपको स्मेल आएगी, और वो किसकी वजह से आती है? एक एसिड का निर्माण हो जाता है उस बर्तन में हमेशा दूध रखने से, और उस एसिड का नाम है ब्यूटायरिक एसिड। लिखो, दूध के बर्तन में ब्यूटायरिक एसिड का निर्माण होता है। दूध के बर्तन में, दूध के बर्तन में ब्यूटायरिक एसिड, लिख देता हूं मैं, ब्यूटायरिक अम्ल या एसिड। दूध के बर्तन में कौन सा एसिड होगा बेटा? ब्यूटायरिक। और दूध ज्यादा खराब होगा दूध के बर्तन में। अगर हम कोई नए बर्तन में दूध रखते हैं बेटा, तो उसके खराब होने के चांस कम होंगे, और जिसमें हमेशा दूध रखते हैं और उसको अगर अच्छे से साफ नहीं किया, दूध उसमें जल्दी खराब होगा ब्यूटायरिक एसिड के कारण। नेक्स्ट, अच्छा बताओ, स्कॉर्पियो में कौन सा अम्ल होता है? स्कॉर्पियो में, अरे बिच्छू में, स्कॉर्पियो बिच्छू को कहते हैं। पहले तो ये सोच गए कि स्कॉर्पियो कहां से आ रही है। अरे बिच्छू की बात कर रहा हूं बेटा, बिच्छू है, बिच्छू कह दो, या चींटी में, लाल चींटी होती है ना, कीड़ी, या मधुमक्खी, इन तीनों में ही कौन सा एसिड होता है? तो लिखो, फॉर्मिक अम्ल। किसका? हाँ, बिच्छू का। लिख दो बेटा, इन तीनों में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक। लेकिन इनकी सांद्रता अलग अलग होती है, मात्रा, और सांद्रता अलग अलग होने के कारण प्रभाव अलग अलग होता है। हाँ, क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं? तो एक नॉर्मल चीज है। बताओ, ये सभी जीव है कि नहीं है? और जीवों से मानव उपयोगी उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो वही तो हो गया बायोटेक। तो पहले शुरुआत से चल रहा हूं, जीरो से, फिर नई टेक्नोलॉजी और चलते रहेंगे। अगला लिखो, तीसरा प्रयोग। पहला हो गया अल्कोहल का निर्माण, दूसरे हो गए विभिन्न अम्लों का निर्माण, तीसरा लिखो विभिन्न एंजाइम का निर्माण। विभिन्न एंजाइम का निर्माण। एक दो एंजाइम लिखता हूं मुख्य, जो अक्सर आने लायक होते हैं। लिखो, प्रोटीएज, प्रोटीएज। बताओ, प्रोटीएज का उपयोग किसमें होता है? प्रोटीएज से क्या बनाते हैं बायोटेक का उपयोग करके? एंजाइम है, हमारे शरीर जीवों से प्राप्त होता है प्रोटीएज, और इसका उपयोग क्या करते हैं? वॉशिंग पाउडर निर्माण में। हाँ, वॉशिंग पाउडर बनाने में एंजाइम कौन सा उपयोग में आता है? प्रोटीएज। सीधा पूछा जाता है। लिखो, वॉशिंग पाउडर निर्माण, नहीं कोई भी हो सकता है, वॉशिंग पाउडर निर्माण में। सीधा प्रश्न आए, वॉशिंग पाउडर निर्माण में किसका उपयोग होता है? एंजाइम पूछिए तो प्रोटीएज। अगला लिखो बेटा, रेनेट। रेनेट से तो बड़े बड़े उद्योग चलाते, क्या उपयोग होता है रेनेट? बताओ फिर। हाँ सर, क्या उपयोग होता है रेनेट का? ना, जीव का उत्पाद बनेगा। बायोटेक मतलब जीव होगा। अरे पनीर निर्माण में कौन सा एंजाइम काम में लेते हैं?
रेनेट, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लिखो पनीर का निर्माण। क्या करते हो रे तुम? पनीर बनाते हो, गजब। अगला लिखो लैक्टेस, कुछ नहीं, गैला बनावे और कुछ नहीं है। तुम कुछ नहीं कर सकते, मुझे गैला बना सकते हो। दूध से दही निर्माण। नहीं तो पढ़ के उत्तर देना चाहिए आप लोगों को, उत्तर देते ही नहीं आप लोग। क्यों भाई? कि आपको क्या करना है? कि हम तो आपसे कट्टा है। ठीक है, बढ़िया है, कम से कम कचकच तो नहीं होगी। प्रोटीएस, रेनेट, लैक्टेज। बेटा देखो, वही एंजाइम उठाए हैं जिनका संबंध दैनिक जीवन से है। ऐसे तो इतना है कि सब कभी याद नहीं रखा जा, लेकिन कम होगा तो याद रहेगा, सिलेक्टिव होगा तो याद रहेगा, और एग्जाम में आने लायक ही लिखाऊंगा। तो हो गया प्रोटीएस, रेनेट, लैक्टेस। एक और लिख दो, जाइमेज। जाइमेज। अगर साइंस वाले होंगे उनको तो ये बायोटेक आता है बेटा, आपको तैयार करनी है। वो तो नहीं पढ़े तो भी चल सकता है क्योंकि उनको आता है, क्योंकि लैब असिस्टेंट भी बच्चे से तैयार किए। नहीं आता है क्या? तो लिखो। मैंने इसलिए बोला कि कई विद्यार्थी जस्ट लैब असिस्टेंट में पढ़ के आए, तो वहां तो हमने इसको और भी डिटेल से पढ़ाया है, वहां और यहाँ का थोड़ा फर्क है, अंतर है दोनों टॉपिक में। लिखो जाइमेज का उपयोग लिखो ब्रेकरी उद्योग में। ब्रेकरी उद्योग, अरे डोकरी नहीं यार, बेटे बेटे क्या बोल जाते हो? ब्रेकरी उद्योग में, अरे ब्रेड वगैरह वाला है। क्या कह रहा है? हाँ, डबल रोटी, यही बोलते हैं ना। नेक्स्ट, बस बस, जितना मैं बोलूंगा उतना ही मुझे नुकसान है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाई से तो मतलब है नहीं। आपको तो बस अच्छी अच्छी कहानियां सुनाऊं, चुटकुले सुनाऊं, देखो ऐसा करना चाहिए, तो आप एकदम रुक रहे, 2 मिनट रुक, कुछ बता रहे, और जैसे बोल दो लैक्टेज, ये बोलता रहेगा, अपना क्या करना। मैंने ये कई बार नोट किया है, जैसे मैं कहता हूँ देखो ऐसे पढ़ना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को देर, तो चुप 2 मिनट रुक, सुनने दे, बिल्कुल क्लास शांत हो जाएगी। और मैं कह दूं देखो, प्रोटीएज का उपयोग वॉशिंग पाउडर निर्माण में होता है, रेनेट का उपयोग पनीर निर्माण में होता है, लैक्टेज का उपयोग दूध, रहने देर बोलता रहेगा, अपने क्या करना। और तू बता कैसे है? मतलब पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट कम है आपका, क्यों भाई? और सिलेक्शन कैसे होगा? क्या सर आपको क्या करना, जैसा होगा हो जाएगा, देखा जाएगा। और आज एक एलडीसी की भर्ती आई है, देखा आपने? और उसका सिलेबस सेम ही है, बस थोड़ा सा यहाँ एक्स्ट्रा उल्टा है भाई। राजस्थान जीके, हिंदी और बस, और करंट, हाई कोर्ट, एलडीसी। अरे भाई हिंदी आप पढ़ ही रहे हो, इंग्लिश आपकी होगी, सीधी सी बात है, होगी। मैं अभी जस्ट मेरा हो ही गया, मैं निकलने वाली हूँ, टेंशन मत लो। नेक्स्ट, इधर लास्ट टॉपिक है मेरा बायोलॉजी का, ये बस देखो इधर 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 बात कर रहा हूं मैं बायोटेक की, और इसमें मैं लिखा रहा हूं आपको एंजाइम के उपयोग। अब लिखो अगला प्रयोग, अगला लिखो चौथा लिखो, चौथा प्रयोग लिखो बेटा क्लोन का निर्माण। क्लोन भी तो बायोटेक से बनता है, क्लोन। अब नई टेक में आ जाता हूं, क्लोनिंग में, जीएम में, पीसीआर में। तो लिखो क्लोन का निर्माण, क्लोन बनाते थे आपके, क्लोन का निर्माण। कितना उपयोग हुआ बेटा? ये नंबर 4, क्लोन का निर्माण।
क्लोन क्या होता है, इसी के लिए तो मैंने हेडिंग लगाया है, कोई बताने के लिए तो लिखाया है। तो जिसने भी मेरे से पूछा है सर क्लोन क्या होता है, उसको मैं जवाब दूंगा। बेटा क्लोन क्या होता, ढंग से सुनना। पहले मैं क्लोन के बारे में पूरा अच्छे से बोलूंगा, समझाऊंगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं, लास्ट में लिख देंगे। बेटा क्लोन वैसे तो लैटिन भाषा का शब्द है। क्लोन कौन सी भाषा का शब्द है? क्लोन शब्द लैटिन का। और इस लैटिन भाषा के शब्द का अगर आप पूछ ले सर अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है बेटा पेड़ की टहनी। क्या अर्थ है? पेड़ की टहनी। कैसे? ऐसे ध्यान रखना, वह संतान जो आनुवांशिक रूप से, कौन से रूप से बेटा? आनुवांशिक रूप से और शारीरिक रूप से बिल्कुल अपने पेरेंट्स यानी कि जनक के समान होती है, और जिसका निर्माण अनसेक्सुअल मेथड यानी कि गैर लैंगिक विधि द्वारा होता है, जिसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, केवल समसूत्री विभाजन होता है, और वह जीव जो संतान उत्पन्न होती है वो आनुवांशिक रूप से अंदर लक्षणों की से, जीन से, और बाहर शारीरिक रूप से बिल्कुल अपने जनक की फोटोकॉपी होती है, प्रतिलिपि होती है, उसको अपन कहते हैं क्लोन। जो बिहेवियर, आनुवांशिक लक्षण भी बिल्कुल सेम होंगे और शारीरिक लक्षण भी बिल्कुल सेम होंगे, कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस हल्का भी आपको नहीं मिलेगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी होगा, एकदम कॉपी पेस्ट, वो कहलाता है क्लोन। जैसे पेड़ के ऊपर टहनियों का निर्माण होता है और सभी टहनियां पेड़ की एक समान, एक रंग की, एक जैसी दिखाई देती है, उसी तरह से क्लोन भी एक जैसा दिखाई देता है। पादप के अंदर टहनियां बनती है तो प्रत्येक पादप की टहनियां एक जैसी होगी कि नहीं होगी? एक पादप में एक जैसी होगी कि नहीं होगी? तो वो बिल्कुल एक समान है कि नहीं है? तो उसी तरह से का भी क्लोन भी टहनी की तरह एक समान होता है। अगर मैं आपका क्लोन बनाऊं तो बिल्कुल आपकी फोटोकॉपी होगा, एकदम सेम, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, वो कहलाता है क्लोन। जिसका निर्माण गैर लैंगिक विधि से होगा, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, केवल माइटोसिस समसूत्री होगा, और बिल्कुल जेनेटिकली और शारीरिक रूप से बिल्कुल अपने किसके समान होगा बेटा? जनक यानी कि पेरेंट्स के समान। उसको हम क्या नाम देते हैं? क्लोन। क्लोन का निर्माण कैसे करते हैं बेटा? क्लोन निर्माण करने की जो विधि है, क्लोन निर्माण करने का तरीका, मेथड जो है, उसको कहा जाता है केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक। क्या नाम दिया बेटा? केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक, न्यूक्लियस फ्यूजन टेक्निक, प्रतिरोपण तकनीक कहते हैं। इसमें क्या करते हैं? जिसका क्लोन बनाना है, जिसका भी आपको क्लोन बनाना है, जिसका क्लोन बनाना है, क्या करना है? जिसका क्लोन बनाना, उसकी कोशिका लेंगे। कौन सी बेटा? उसकी कायक सेल लेंगे। कौन सी सेल? कायक कोशिका लेंगे। कौन सी कोशिका लेंगे? उसकी कायक कोशिका। कायक कोशिका को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? सोमेटिक सेल लेंगे। काया यानी कि शरीर, तो शरीर के किसी भाग से कोशिका लेंगे, बाल से ले लो, रक्त से ले लो, ठीक है ना, त्वचा काट के ले लो, तो कहीं से भी शरीर के भाग से कोशिका लेंगे। जैसे मान लो इसका क्लोन बनाना है, तो मैं इसका एक बाल थोड़ा हो गया, काई कोशिका हो गई ना सेल, या एक कट लगाया, इधर ला, कितनी कोशिका? हजारों कोशिका आ सकती है इसके ऊपर, उसमें से एक कोशिका लूंगा। अब उस कोशिका में मान लो ये कोशिका मैंने ली, देखो समझने का प्रयास करना, विधि अगर एक बार समझ में आएगी कभी टिप्पा नहीं लगाना पड़े, सत्य सत्य कथन में। ये कोशिका ले ली मैंने इसकी, और कोशिका के अंदर क्या होगा? केंद्रक। फिर
जिसका क्लोन बनाना है उसी जाति की मादा का एक सेल लेंगे। कौन सी कोशिका? एक सेल, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? अंड कोशिका लेंगे। अब मैंने क्या बोला? जिसका क्लोन बनाना है उसी जाति की मादा की अंड कोशिका, यानी कि बंदर का बनाना है तो बंदर की शरीर जिसका बनाना उसकी कोशिका ले ली, और बंदर की मादा फिर कुत्ते का बनाना है तो कुत्ते की मादा, गाय का बनाना है तो गाय का एक सेल। तो जरूर थोड़ी बैल के बने, गाय का नहीं बन सकता है क्या? बकरी का नहीं बन सकता है क्या? मेल के थोड़ी बने, फीमेल का भी बन सकता। तो जिस फीमेल का बनाना है उसकी शरीर की कोशिका और उसी जाति की मादा कोशिका लेंगे। ठीक है सर? अब सुनना आगे, ये एक सेल ले ली, मान लो गाय का बनाना तो या कोई गाय ले ली, उस दूसरी गाय की अंड कोशिका, और उसी गाय की भी ले सकते हैं। अब इसमें से तो बाहर निकालेंगे केंद्रक को। किसको निकालेंगे बाहर? न्यूक्लियस को, केंद्रक को बाहर निकालेंगे, और इस कोशिका में से भी किसको बाहर निकालेंगे? केंद्रक को। इसके केंद्रक को क्या कर लेंगे? नष्ट। और इसकी अब बची कोशिका को क्या कर लेंगे? नष्ट। और इसका केंद्रक इसमें मिलाएंगे और ये नई कोशिका बन गई। बताओ सभी आनुवांशिक गुण कहां पाए जाते हैं? डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र कहां होते हैं? तो बताओ किसके आनुवांशिक गुण इसमें आएंगे? इसके आएंगे ना, जिसका लिया। अब देखो, इसमें टेस्ट ट्यूब में डालेंगे इसको और इसका विभाजन करवाएंगे और 32 कोशिका की अवस्था तक लाएंगे। कितनी कोशिका? 32, जिसको नाम दे देंगे जाइगोट। जाइगोट कह देंगे बेटा। और जाइगोट जैसे ही बना, अब इसको टेस्ट ट्यूब से निकालकर किसी मादा का गर्भाशय उधार लेंगे, सरोगेट मदर जिसको हम बोलते हैं, या गाय है तो गाय का, गाय के गर्भाशय में, उसी मादा के गर्भाशय में क्या कर लेंगे? इसको ट्रांसफर। तो अब गर्भाशय में गर्भ को क्या बन जाएगा? पोषण, भ्रूण मिलेगा, और वो बच्चा पैदा होगा, वो सीधी फोटोकॉपी होगी इसकी। इस तरह से ये बनाया जाता है क्लोन, और इसको नाम दिया जाता है केंद्रक प्रतिरूपण तकनीक। देखो केंद्रक का फ्यूजन क्या नहीं किया, ये है बेटा क्लोन बनाने की विधि। आई समझ में? सिंपल ही है ना। जैसे विश्व में सबसे फेमस क्लोन है, वो है बेटा डोली भेड़ का। सबसे फेमस क्लोन किसका है? डोली भेड़ का क्लोन बनाएगा। तो क्या किया? सबसे पहले भेड़ की काय कोशिका ली। कौन सी कोशिका बेटा? कायक। और काय कोशिका के रूप में क्या लिया? इधर देखना, जैसे ये कोई भेड़ थी, इसका हमें क्लोन बनाना था, तो भेड़ की काय कोशिका के रूप में बेटा उसकी थन कोशिका को लिया था। कौन सी कोशिका को लिया? तो डोली भेड़ का निर्माण करने के लिए भेड़ की कौन सी कोशिका ली गई? इस थन की कोशिका को, थन की कोशिका को काम में लिया। तो ये हो गई आपकी भेड़ की, अलग अलग कलर से बना लेते हैं ताकि मिक्स करेंगे तब ये हो गया थन कोशिका। तो हो गई शरीर की कोशिका। फिर दूसरी भेड़ थी मित्रों, ये हो गए मित्रों मादा भेड़। और मादा भेड़ से कौन सी कोशिका ली? एग सेल, अंड कोशिका ली। ये हो गई बेटा अंड कोशिका। अब क्या किया? अब आगे आई तो बेटा इसमें से बाहर निकाल दिया किसको? न्यूक्लियस को। ये क्या हो गया? केंद्रक। और ये शेष कोशिका क्या हो गई? शेष को हमने क्या कर दिया? नष्ट। यहां से बाहर निकाली किसको बेटा? यहां से बाहर निकालेगा किसको? केंद्रक को। ये क्या हो गया इसका? केंद्रक। और इस केंद्रक को क्या कर दिया? नष्ट। अब यहां क्या बची? ये कोशिका। और यहां क्या बचा? ये केंद्रक। इन दोनों को आपस में मिलाया। ये हो गया इसका केंद्रक इसके अंदर। अब इसके अंदर टेस्ट ट्यूब में क्या किया? जाइगोट अवस्था तक लाई। फिर क्या किया? मादा के गर्भाशय में स्थानांतरण।
और इससे क्या बन जाएगा, भ्रूण, और वो भ्रूण क्या हो जाएगा, क्लोन। ये डोली कहलाया। इस क्लोन को क्या नाम दे दिया, डोली भेड़। तो ये बनाया था विल्मुट और उसके साथियों ने स्कॉटलैंड के अंदर। तो ये है केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक। वापस बोलो, हाँ दोबारा बोल देता हूं, रिपीट हो जाएगा, फर्क क्या पड़ेगा। देखो ढंग से सुनना बेटा, जिसका क्लोन बनाना है उसके शरीर की कोशिका लेंगे। तो सबसे पहले बनाया था भेड़ का क्लोन, तो भेड़ की काय कोशिका के रूप में थन कोशिका काम में ली, ये हो गई थन कोशिका। थन कोशिका में से केंद्र को निकाला और शेष कोशिका को नष्ट कर दिया, तो आनुवांशिक गुण इसके आगे। फिर मादा भेड़ ली, क्योंकि भेड़ का क्लोन था, मादा भेड़ की अंड कोशिका ली, अंड कोशिका में से केंद्रक बाहर निकाल के उसको नष्ट कर दिया, क्योंकि हमें इसके आनुवांशिक गुण नहीं चाहिए, इसके चाहिए, और इस अंड कोशिका के अंदर इसके केंद्र को ट्रांसफर कर दिया। फिर इसका बनाया जाइगोट, 32 कोशिका, जाइगोट बन के उसको मादा के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया, गर्भाशय बन गया भ्रूण, और भ्रूण पैदा हुआ, उसको नाम दे दिया क्लोन डोली भेड़। ये मैंने समझाया, आया बेटा समझ में। तो ये है क्लोन बनाने की विधि। तो सबसे पहला क्लोन किसका बना, मेंढक का, लेकिन स्तनधारियों में सबसे पहले किसका बना, डोली भेड़ का। शुरुआत किससे हुई, मेंढक से, लेकिन मेंढक का क्लोन जीवित नहीं रहा, बनाया मर गया, पैदा हुआ मर गया, पैदा हुआ मर गया, सफलता किसमें मिली, डोली भेड़। तो सफल क्लोन सबसे पहले किसका बना, डोली भेड़ में। किस जंतु का सबसे पहले बना, मेंढक का। प्रश्न ऑप्शन पर निर्भर करेगा, प्रश्न लैंग्वेज पर निर्भर करेगा। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले किसका क्लोन बनाया, मेंढक का। किसका क्लोन सफल रहा, भेड़ का। स्तनधारियों में सबसे पहले किसका क्लोन बना, भेड़ का। भेड़ का ही बना, फिर सांप तो सॉरी मेंढक स्तनधारी थोड़ी, फिर तो खूब सारे बन गए। अभी मैं लिस्ट लिखूंगा 10-15 की। आया समझ में। ये क्लोन बनाने की विधि लिखा दो शब्दों में इसको, फिर इसको आप ऐसे लिख देना। पहले शब्दों में पूरा लिखा देता हूं, लिखो। बिल्कुल नहीं तो भी भ्रूण कैसे बनेगा, भ्रूण बनने की क्षमता तो अंड कोशिका में ही होगी ना, नहीं तो फिर भ्रूण क्लोन नहीं बन सकता। अच्छा लिखाऊं क्या बेटा इसको थोड़ा सा, तो हेडिंग लगाओ क्लोन, लिखो क्लोन। लिखा बेटा, लिखो क्लोन लैटिन भाषा का शब्द है, लिखो क्लोन लैटिन भाषा का शब्द है, क्लोन लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ पेड़ की, जिसका अर्थ पेड़ की टहनी होता है, जिसका अर्थ क्या होगा बेटा, पेड़ की टहनी। याद रह जाएगा। लिखो क्लोन बनाने की विधि, नहीं पहले लिखो क्लोन क्या है, क्लोन की परिभाषा लिखो, लिखो डेफिनेशन क्लोन है क्या, परिभाषा लिखाता हूं एक लाइन में। लिखो वह संतति जो आनुवांशिक रूप से तथा वह संतति जो आनुवांशिक रूप से तथा शारीरिक रूप से, आनुवांशिक रूप से तथा शारीरिक रूप से अपने जनक के समान होती है, शारीरिक रूप से अपने जनक के समान होती है, तथा जिसका निर्माण गैर लैंगिक विधियों द्वारा, अनसेक्सुअल मेथड द्वारा, तथा जिसका निर्माण
गैर लैंगिक विधि द्वारा जिसका निर्माण गैर लैंगिक विधि द्वारा बिना अर्धसूत्री विभाजन के, गैर लैंगिक विधि द्वारा बिना अर्धसूत्री मतलब मियोसिस, बिना अर्धसूत्री विभाजन के केवल समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। बिना अर्धसूत्री विभाजन के केवल समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। बिना अर्धसूत्री विभाजन के केवल समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। बिना अर्धसूत्री विभाजन के केवल समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। तो बेटा इनमें क्या क्या नहीं होगा वो भी लिखा दिया साथ में। अनसेक्सुअल मेथड होगा, मियोसिस नहीं होगा, केवल माइटोसिस होगा, और आनुवांशिक रूप से और शारीरिक रूप से बिल्कुल क्या कहलाएगा, सम्मान। अच्छा, जो भी क्लोन बनता है उस क्लोन के सदस्यों को नाम दिया जाता है रेमेट। रेमेट लिखो, क्लोन बनने वाले सदस्यों को, एक लाइन और लिख दो, क्लोन बनने वाले प्रत्येक सदस्य को, क्लोन बनने वाले प्रत्येक सदस्य को रेमेट कहते हैं। प्रश्न है ना, क्लोन का सदस्य क्या कहलाता है, रेमेट। क्लोन बनने वाले प्रत्येक सदस्य को रेमेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रेमेट। क्या हो गया, तो क्या हो गया उससे, बेटा इधर लिख दे, नहीं गया, जरूरी है तेरे को ध्यान रखना। तो मादा का बनेगा, जिसका केंद्रक लोगे उसका क्लोन बनेगा। जिसका क्लोन बनाना है, अब चाहे वो नर हो चाहे मादा, उसका केंद्रक काम में लेना है। और अंड कोशिका तो मादा की होगी, पुरुष में तो अंड कोशिका हो नहीं सकती। हाँ बिल्कुल, तो मादा ही पैदा होगी, नर होगा तो नर ही होगा, जिसका केंद्रक लिया वही पैदा होगा। समझ गए बेटा, लिंग चेंज नहीं होगा। फोटोकॉपी का मतलब क्या हुआ फिर, सेम टू सेम। नेक्स्ट, हाँ एक तो है ना, तुम मेरी कोई बात को मजाक मत लिया करो। मैंने इसलिए बोला कि आगे वाले को समझ में आ जाए, मेरा कोई उद्देश्य मजाक करना थोड़ी था यहाँ। फिर मैंने कहा मादा की ही अंड कोशिका लेंगे क्योंकि पुरुष में अंड कोशिका नहीं बनती। तो जैसे ये बोला तो दिमाग में तो क्लिक करता है ना कि हाँ साहब अंड कोशिका केवल मादा की होगी। तो मैंने कोई ये हंसने के लिए थोड़ी बोला, मैंने समझाने के लिए बोला। सही है, और फिर हंसी आ गई पूरी, मेरी इतना गुस्सा आया उसका जीरो कर दिया सब। कभी कभी थोड़ा गुस्सा भी रहने दिया करो। लिखो आगे, लिखो केंद्रक, नहीं सब गड़बड़ घोटाला कर दिया। लिखो क्लोन बनाने की विधि, केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक। बेचारे मास्टर को भुला देते हो, पढ़ा क्या रहा है। ये तो ठीक है 10-15 साल का अनुभव है, तो कोई नया नवेला शिक्षक हो तो उनको तू क्या हालत करोगे। हाँ बेटा क्या कह रहे, मैं समझा नहीं बेटा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला बेटा क्लोन बनाने की विधि, फिर डैश के मैंने कहा नाम लिखो केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक, ये बोला मैंने। ये तो ये समझ में आ गया मैंने क्या बोला। क्लोन बनाने की विधि क्या कहलाएगी बेटा, केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक। लिखो ये, इसको शब्दों में लिखा देता हूं। लिखो केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक, हेडिंग लगाओ, इस तकनीक के बारे में लिखाता हूं। केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक लिखा बेटा, लिखो
इस विधि में या इस तकनीक में जिसका क्लोन बनाना है, उसके शरीर की कोशिका, को उपयोग में लेते हैं, उसके शरीर की कोशिका को उपयोग में लेते हैं, जिसे कायिक कोशिका या सोमेटिक कोशिका कहते हैं, जिसे कायिक कोशिका या सोमेटिक सेल कहते हैं। समझ गए बेटा मैंने क्या लिखाया? जिसका क्लोन बनाना है उसके शरीर की कोशिका लेते हैं, लिख दिया होगा। लिखो, उसके बाद जिसका क्लोन बनाना है, उसके बाद जिसका क्लोन बनाना है, उसके बाद जिसका क्लोन बनाना है, उसी जाति की मादा से अंड कोशिका लेते हैं, अंड कोशिका लेते हैं, अंड कोशिका लेते हैं। बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। जरूरी है तभी तो कह रहा हूं, जरूरी है। नेक्स्ट फिर लिखो, इसके पश्चात कायिक कोशिका से केंद्रक निकालकर, इसके पश्चात कायिक कोशिका से केंद्रक निकालकर शेष कोशिका को नष्ट कर देते हैं, शेष कोशिका को नष्ट कर देते हैं, शेष कोशिका को नष्ट कर देते हैं तथा अंड कोशिका में से केंद्रक निकालकर केंद्रक को नष्ट कर देते हैं, अंड कोशिका से केंद्रक निकालकर केंद्रक को नष्ट कर देते हैं। हो गया दोनों यहां तक? फिर लिखो कायिक कोशिका के केंद्रक को, इसके पश्चात कायिक कोशिका के केंद्रक को, इसके पश्चात कायिक कोशिका के केंद्रक को अंड कोशिका में स्थानांतरित करते हैं, कायिक कोशिका के केंद्रक को अंड कोशिका में स्थानांतरित करते हैं तथा टेस्ट ट्यूब में इस कोशिका का विभाजन करवा के, टेस्ट ट्यूब में, परक नली में, टेस्ट ट्यूब में इस कोशिका का विभाजन करवा के जाइगोट का निर्माण करते हैं। इस कोशिका का विभाजन करवा के जाइगोट, युग्मनज, जाइगोट
का निर्माण करते हैं, जिसे मादा के गर्भाशय में जाइगोट का निर्माण करते हैं। फिर जाइगोट को मादा के, इससे मतलब जाइगोट ही हुआ, इससे जाइगोट को, वो तो वापस बोले इसलिए मैंने वापस बोल दिया। जाइगोट को मादा के गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं, जाइगोट को मादा के गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं, जिससे पैदा होने वाला बच्चा या शिशु, जिससे पैदा होने वाला शिशु क्लोन कहलाता है। क्लोन कहलाता है। हाँ, तो वो क्लोन ही हुआ ना, और प्रत्येक सदस्य क्या कहला देगा? रेमिनेंट। शिशु क्लोन कहलाता है। तो ये हो गया बेटा क्लोन का निर्माण। लिखो, एक लाइन अलग से नया लाइन बना के लिखो। विश्व का सर्वाधिक चर्चित, विश्व का सर्वाधिक चर्चित डोली भेड़ का क्लोन, विश्व का सर्वाधिक चर्चित डोली भेड़ का क्लोन इसी विधि द्वारा किया गया। डोली भेड़ का क्लोन इसी विधि द्वारा बनाया गया। लिखो, इसी विधि द्वारा बनाया गया। विश्व की सर्वाधिक चर्चित डोली भेड़ का क्लोन इसी विधि द्वारा बनाया गया, जिसमें भेड़ की, आगे लिखो, जिसमें भेड़ की थन कोशिका को उपयोग में लिया था। जिसमें भेड़ की थन कोशिका को उपयोग में लिया था। कौन सी कोशिका उपयोग में ली थी बेटा? थन कोशिका। लिख दिया होगा तो, हाँ, इसी विधि से क्लोन इसी विधि से बनते हैं। नेक्स्ट लिखो, नहीं, हाँ, ये लिख बनाओगे क्या? थोड़ा सा, क्या जरूरत नहीं है? नहीं, कौन कौन बना रहे? इतने जने बनाओगे? चलो बना लो फिर। देखो, डोली भेड़ का क्लोन, इसमें तो लिखा दिया ना मैंने शब्दों में पूरा। चलो जिसकी इच्छा बना दो, 1 मिनट दे देता हूं। कि भाई सबसे पहले काय कोशिका लेते हैं, अंड कोशिका लेते हैं, केंद्र नष्ट कर मिलाते हैं। मैं पूरा बोल दिया, समझा दिया, फिर लिख दो। चलो फिर मैं कुछ क्लोन के नाम लिखा देता हूं, फटाफट लिस्ट बनवा देता हूं। मेरे हिसाब से कोई बना नहीं रहे। बना रहे हो क्या? ये तो मैं फटाफट लिखा दो फिर। हो गया? हाँ, जाइगोट बनाया। जाइगोट के अगर आपने 50 टुकड़े किए
और 50 मादा के शरीर में डाला, हाँ बिल्कुल हो सकती है। वो तो केवल गर्भाशय से पोषण दे रही है, वो और क्या दे रही है? बिल्कुल, वो तो केवल क्या दे रही है? पोषण, जिसके अंदर नर की आवश्यकता नहीं रही, शरीर से ही बन गया, तो वो हो गया क्लोन है भैया। हाँ, तो लिखो, एक दो फैक्ट लिखते हैं सीधे। अब बातें करने से कोई मतलब नहीं है, और इसको लिखने से भी कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये है क्या वो मैंने समझा दिया आपको अच्छे से। बेटा मैं कुछ फैक्ट लिखा रहा हूँ जो एग्जाम में सीधे आते हैं, आए हुए। सीधे फैक्ट लिखना। मैं आपको 4-5 क्लोन बताता हूँ। जैसे प्रश्न आया था, नेति व दीतो किसके क्लोन है? ये एलडीसी का प्रश्न है 2012 वाली। नेति व दीतो बंदर के क्लोन है। तो ऐसे ऐसे 2-4-5 जीवों के नाम और उनके क्लोन लिखते हैं। तो लिखो, पहले तो लिखो बेटा, सबसे पहला क्लोन। फैक्ट लिखा रहा हूं, आराम से लिखना। लिखो सबसे पहला क्लोन, सबसे पहला क्लोन, डैश करके लिखो। सबसे पहला क्लोन मेंढक का बनाया गया। सबसे पहला क्लोन, सबसे पहला क्लोन किसका बना बेटा? मेंढक का। किसने बनाया? लिख दो, जॉर्डन। सबसे पहला क्लोन बनाया गया है बेटा मेंढक का, और बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम लिख दो, जॉर्डन व वुडन। वुडन डन। सबसे पहले डन हो गया, किसका? मेंढक का क्लोन। किसने बनाया? जॉर्डन व वुडन ने। फिर लिखो बेटा, सर्वाधिक चर्चित क्लोन। अरे रुक तो भी रहा, कुछ सोच समझ के लिखा रहा हूं। सर्वाधिक चर्चित क्लोन कौन सा है बेटा? लिखो, डॉली भेड़। लिखो बेटा, इसका निर्माणकर्ता कौन है? विल्मुट व उसके साथी, विल्मुट व साथियों ने। सर्वाधिक चर्चित भेड़ है बेटा डोली, जिसका निर्माण किसने किया? तो आंसर हो जाएगा विल्मुट ने। नेतृत्व करता था, अकेले तो कर नहीं सकता, पूरी टीम थी इसकी। दूसरा, कहां पर किया? तो लिखो बेटा, रोजलिन सेंटर था नाम, रोजलिन इंस्टीट्यूट। रोजलिन इंस्टीट्यूट कहां पर? स्कॉटलैंड में। रोजलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड। इसका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1996। लिखो, जन्म डॉली भेड़ का। और किसका? किसके बारे में फैक्ट लिखा रहा हूं? तो मेरे लिखा रहा हूं क्या बेटा?
5 जुलाई 1996। मृत्यु 14 फरवरी 2003 को। हाँ, शोक दिवस डोली बेड़ का याद रह जाएगा। 14 फरवरी को लोग, हाँ, नेक्स्ट लिखो बेटा, फेफड़ों में संक्रमण के कारण मृत्यु का कारण लिखो। लिखो मृत्यु का कारण फेफड़ों में संक्रमण। बेटा इसको मजाक में लेना, एक बार ये प्रश्न आया तब अच्छे बच्चों की हवा निकल गई। क्या प्रश्न आया? इनमें से कौन सा कथन डोली भेड़ के बारे में असत्य है? फेफड़ों में इन्फेक्शन से मृत्यु हुई। प्रश्न आए थे, ऑप्शन आए थे कि डोली भेड़ सबसे पहला चर्चित क्लोन है। डोली भेड़ का जन्म 5 जुलाई 1996 में हुआ। डोली भेड़ की मृत्यु फेफड़ों में संक्रमण के कारण 14 फरवरी 2003 में हुई। डोली भेड़ का ऐसे ऐसे करके ऑप्शन दिए, और वो ऑप्शन तभी सही हो सकता है जब आपको पूरा पता हो। RS प्री 2016 का प्रश्न है। नेक्स्ट, अगला लिखो, मृत्यु होगी। लिखो, इसने अपने जीवन में 6 संतान उत्पन्न की। डोली भेड़ ने, अभी पूछोगे किसने? डोली भेड़ ने अपने जीवन काल में 6 संतान उत्पन्न की। कितनी संतान? 6, बस। डोली भेड़ ने अपने जीवन काल में 6 संतान उत्पन्न की। चलो, ये हो गया बेटा डोली भेड़ के कथन आए तो ध्यान रखना। अब एक काम करो, एक सारणी बनाओ। एक तरफ लिखो क्लोन और सामने लिखो जंतु। जैसे लिखो नेति व दित्तो, किसके क्लोन है? लिखो बेटा बंदर। जॉर्जी व चार्ली, किसके क्लोन है? गाय के। गरिमा व महिमा, गरिमा व महिमा किसके क्लोन है? भैंस के। नूरी, नूरी किसका क्लोन है? नूरी, नूरी बकरी का। चलो मैं बोल देता हूं, आप लिख दोगे। अब लिखे क्या करूंगा? क्यों? छापो पहले। इन जॉर्ज, पहले ये लिखो। अच्छी बात है, धन्यवाद। हाँ, चार्ली बेटा नाम दिया है। नूरी किसको नाम दिया? बकरी के क्लोन को। ये तो नाम दिए हो बेटा, कुछ हाई फाई नहीं। गरिमा व महिमा भैंस के क्लोन है, भेड़ के नहीं, सॉरी शक्तिमान। भैंस, भैंस, हाँ, गरिमा और महिमा भैंस के क्लोन है बेटा। भैंस, भैंस, हाँ। लिखो इन जॉर्ज, इन जॉर्ज ऊंट के, प्रोमीटिया घोड़ा का, स्नपी कुत्ता का, कॉपी कैट बिल्ली का। ये कोई भी पूछ सकता है ये क्लोन किसका है, ध्यान रखना। है भाई? नहीं, मनुष्य का नहीं है। एक लिखो पाली मौली, पाली व मौली।
पाली और मौली। हाँ, लो हट जाऊं। हाँ, बकरी। ये मजे गजब ले रहे बेचारे मास्टर, सीधा साधा। लिख दिया। भेड़। लिख दिए क्या? एक लिखो टेट्रा। टेट्रा, ये फैक्ट याद रखना है। देखो टेट्रा किसका बताओ? रिसस मकाका बंदर का। रिसस मकाका याद आया? उसका लिखो रिसस मकाका बंदर। मतलब ये भी मेरे को लिखना पड़ेगा। गजब, क्या होगा तुम्हारा? वही जो होना है। देखो इधर नैतिवदितो किसके है बेटा? बंदर के। आया हुआ है, ध्यान रखना, एलडीसी में ही आया हुआ है, ये भी ध्यान रख लेना। चौरजी व चार्ली, गरिमा बड़ी महिमा, भैंस की बड़ी गरिमा और महिमा है। नूरी बकरी, टेट्रा रिसस बंदर, इंजॉस, प्रोमेटिया, स्नपी, कॉपीकैट, पॉली और मोली। पाली और मोली किसका है बेटा? भेड़ का। तो ये हाँ हाँ हो रहा ना, जॉर्जी व चार्ली। क्या हो गया? हाँ, नेक्स्ट लिखो अगला उपयोग। थोड़े सुधर जाओ। जिंदगी में कहीं जीत बाकी है, कहीं हार भी बाकी है, इसलिए पढ़ो। टेस्ट में हार भी होती है तो कई बार जीत भी होती है। तो अगला लिखो बेटा जीएम, जी अगला उपयोग। जीएम गुड मॉर्निंग नहीं, अगला लिखो जीएम जीव। गुड मॉर्निंग मत लिखना। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यही पूछा था पूरा नाम। जीएम का पूरा नाम क्या? कई जने करके आगे गुड मॉर्निंग कि मैं यही करता हूं सुबह सुबह। तो लिखो बेटा जीएम पूरा नाम लिखो पहले तो। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीन रूपांतरित। चलो पहले लिखो, फिर मैं हिंदी में बोलूंगा। लिखो जीन रूपांतरित जीव। हिंदी में इसका नाम लिखो जीन रूपांतरित जीव। जीन रूपांतरित जीव, हाँ ऑर्गेनिज्म मतलब जीवित हुआ। चलो इससे आगे फिर कल ही देखते हैं, तुम्हारा मूड तो है नहीं।